रियल एंड इक्वल रूट्स। तो कंडीशन क्या लगती है रियल एंड इक्वल रूट्स की, ये आपको याद रखना है। तो 4x² प्लस kx प्लस 9 इक्वल्स टू 0, ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है क्वाड्रेटिक। यहाँ से आप इसको कंपेयर करना है ax² bx और c से। तो a आ जाएगा आपका 4, b आ जाएगा k एंड c आ जाएगा 9। ठीक है, तो ये आपका 4x² और kx प्लस 9 इक्वल टू 0। इक्वेशन को इससे कंपेयर किया करो, a निकल जाएगा जो x² के साथ है, b जो x के साथ होता है, साइन अगर माइनस है तो माइनस भी लेना पड़ता है, c 9 है, यहाँ पे साइन माइनस नहीं है इसलिए प्लस ही है सारे। तो अब आपको क्या बोला है, रूट्स कैसे इक्वल है, रूट्स कैसे है इक्वल है एंड रियल है। जब भी रूट्स इक्वल एंड रियल बोलते हैं तो आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है, उसको जीरो के इक्वल रखना होता है। जब भी आपको बोलेंगे रूट्स रियल है एंड इक्वल है तो आपको क्या करना है, डी जीरो के इक्वल रखना होता है। और डी का वैल्यू निकालने का तरीका होता है b² माइनस 4ac एंड इक्वल टू 0, जीरो रखना होता है। ये हमेशा याद रखना जब भी इक्वल रूट्स की बनूंगी। अब आपको बी ए सी की वैल्यू यहाँ से देख कर लिख लेनी है। बी कितना है के पे स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है आपका, ए है 4 और सी क्या है आपका 9। तो ये ए बी सी कहाँ से निकलेंगे, जब आप इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करोगे तो ए बी सी निकल जाते हैं। देन आपको इक्वल टू क्या लेना है 0। अब के लिए सॉल्व करना है, k² माइनस 4 4 जा 4 4 जा कितना होता है 16, 16 9 जब 144 इक्वल्स टू 0। अब आपको ये k² माइनस 144 क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है ना, स्क्वायर आ गया। तो क्वाड्रेटिक को अगर 3 टर्म्स होती है, अगर क्वाड्रेटिक में 3 टर्म्स होती है तब तो आप मिडिल स्प्लिट से सॉल्व किया करो। किससे करा करो, मिडिल स्प्लिट से। लेकिन अगर दो ही टर्म है, अगर दो ही टर्म है, दूसरा पॉइंट है, अगर दो ही टर्म है तो या तो आप आइडेंटिटी बना के सॉल्व किया करो या फिर आप कॉमन लेके सॉल्व किया करो। ठीक है, अगर दो ही टर्म है, अभी क्वाड्रेटिक में आपके पास दो ही टर्म है तो आप या तो आइडेंटिटी बनाओ या कॉमन लो। तो आइडेंटिटी बन जाएगी, ये के का स्क्वायर है तो ये 12 का स्क्वायर हो सकता है इक्वल्स टू 0। तो ये आइडेंटिटी ए प्लस बी, ए क्या है जो स्क्वायर के अंदर है, ये बी है। तो एक बार ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। तो के या तो प्लस 12 है तो यहाँ जाके माइनस हो जाता है, या फिर के माइनस 12 0 है तो के इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो यानी -12 और 12 इसका आंसर हो जाएगा, प्लस माइनस 12 दोनों में आएगा आंसर यानी कि। ठीक है, अगर मान लो बाई चांस के 0 आ जाता, अगर के 0 आ जाता तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉसिबल होती। तो अगर बाई चांस इसमें के, कई बार क्वेश्चन में के 0 आ जाता है तो आप चेक करोगे के 0 हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। तो देखो के की वैल्यू अगर मैं यहाँ रखती हूँ इस क्वाड्रेटिक में, तो यहाँ है ना के, तो क्वाड्रेटिक में एक्स वाली टर्म 0 हो सकती है, बट जो x² वाली टर्म है वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे के 0 है तो ये टर्म 0 बन सकती है, बट यहाँ तो नहीं आया है ना कि अगर मान लो ये इक्वेशन ऐसी होती kx² प्लस 4x माइनस 9, तब के 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता कि x² का जो कॉफिशिएंट अगर वही 0 हो गया तो ये टर्म ही हट जाएगी, तो फिर ये लीनियर बन जाएगी। तो क्वाड्रेटिक में ये कंडीशन याद रखना, x² के साथ जो भी कॉफिशिएंट होगा वो 0 नहीं होना चाहिए, ये एक स्पेशल कंडीशन होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a² bx प्लस सी, चाहे x और c हट जाए बट ये x² वाला कॉफिशिएंट होना चाहिए। तो ये कभी भी जो x² के साथ कॉफिशिएंट होगा ना ये कभी 0 नहीं हो सकता। तो बाई चांस अगर ये इक्वेशन कुछ ऐसी फॉर्म में होती है और k की वैल्यू 0 आ जाती तो आप k की वैल्यू 0 नहीं लेते, क्योंकि यहाँ से ये टर्म हट सकती थी। समझ आया, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर के 0 आ भी जाता तो तब भी ये x² वाली टर्म तो बची रहती ना। तो यानी कि के 0 इस केस में पॉसिबल हो सकता था, बट हमारा आंसर के 0 नहीं आया, ये मैंने स्पेशल केस बताया। अगर के 0 आ जाए तो आप चेक भी कर लेना कि क्वाड्रेटिक पॉसिबल है या नहीं है। तो अभी फिलहाल आंसर क्या आया है, +-12। तो जब भी आपको क्वेश्चन एक आता ही आता है रूट इक्वल है रियल है, आप डी 0 के बराबर रखा करो, या फिर आप डी निकाल के देखो, अगर वो 0 आ गया तो आप बोलोगे रूट कैसे इक्वल एंड रियल है। और डी निकालने का तरीका b² माइनस 4ac bc, आप क्वाड्रेटिक को देख के मालूम किया करो। समझ आ गया, तो इस तरीके से ये निकालना है। कई बार यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे मान लो तो b आपका फिर k नहीं होगा, ये -k होगा, ये ध्यान रखना। समझ आ गया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा +-12।
बी ऑप्शन है इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर ±12। नेक्स्ट आपको डिस्टेंस निकालना है 4 7 फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो 4 7 फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो देखो पॉइंट एक है 4 7 और एक एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस का मतलब x,0 लेना होता है और फिर इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस फॉर्मूला तो सबको ही आता होगा, x में से x वाला माइनस करते हैं उसका स्क्वायर, फिर y में से y वाला माइनस करते हैं उसका स्क्वायर और फिर लास्ट में रूट करते हैं। और डिस्टेंस यहाँ पे हमको अच्छा ये क्वेश्चन बोलिए, डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द एक्स एक्सिस निकालना है। अगर मान लो इस क्वेश्चन में डिस्टेंस दे रखा होता 10, तो ये डिस्टेंस आप 10 के बराबर रख देते तो आपका डिस्टेंस अगर दिया होता तो x निकल जाता इस इक्वेशन को सॉल्व करके। बट ये क्वेश्चन में x नहीं निकालना, हमको क्या बोला है, इसका एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है। इसका तो एक ट्रिक होती है, ट्रिक मैं बताती हूँ। फिलहाल ये क्वेश्चन अगर ऐसा होता 4 7 x0 और इनका डिस्टेंस आपको दिया होता तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस को 10 के इक्वल रख देते, फिर x के लिए सिंप्लीफाई करते। ठीक है, अभी फिलहाल क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल सी ट्रिक लगनी है, देखो ध्यान से। जब भी एक्स एक्सिस से किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालते तो कैसे करना है, तो एक क्वेश्चन ऐसा बनता है कि एक्स एक्सिस से किसी भी पॉइंट का, पॉइंट है आपका 4 7, मान लो ये 4 7 पॉइंट यहाँ है, बाई चांस यहाँ पे आया है मान लो, ठीक है। अब इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, यानी कि इसका एक्स एक्सिस तो ये है ना, ये वाला एक्स एक्सिस होता है, तो इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, तो देखो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बोल रही हूँ तो ये तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस में कौन सी लाइन आई है, ये तो वाई वाली डिस्टेंस आई है ना। तो जब भी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालना होता है तो आपको वाई कोऑर्डिनेट निकालना होता है। क्या निकालना होता है, तो ये वाई कितना है, देखो ये एक्स है, ये वाई कितना है इसमें 7। तो जब भी आपको एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बोलेंगे ना किसी पॉइंट का, तो आप उसका वाई पॉइंट ले लेना। कौन सा पॉइंट ले लेना, वाई। और अगर वाई एक्सिस से डिस्टेंस बोलेंगे तो आप उसका एक्स पॉइंट ले लेना, ये याद रखो ना। तो आपको एक्स एक्सिस से पूछा है तो वाई पॉइंट ले लो 7, यानी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 7। मान लो ये -7 होता तब भी आपका 7 आंसर आएगा, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो डिस्टेंस हमेशा प्लस में लेना होता है, ये भी याद रखना। अगर माइनस में भी, अगर ये 0.4 -7 होता और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस में वाई पॉइंट लेना होता है, बट माइनस साइन नहीं लेना, प्लस ही लेना है हमेशा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस बोलेंगे तो वाई पॉइंट आंसर होगा, और वाई एक्सिस से अगर डिस्टेंस बोलेंगे तो आपको एक्स पॉइंट लेना है। बस ध्यान रखना साइन हमेशा पॉजिटिव लेना है, डिस्टेंस है तो ये सिंपल सा ट्रिक वाला क्वेश्चन होता है कि डिस्टेंस किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस से निकालो या वाई एक्सिस। जो एक्स एक्सिस से है तो वाई पॉइंट कंसीडर करो 7, तो 7 यूनिट आएगा आंसर। एक फैमिली में 2 चिल्ड्रन है, एटलीस्ट 1 कर लो। तो इसके पहले आप कितने ऑप्शंस बन सकते हैं वो बनाओ। 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चे, या तो दोनों बॉय है, या एक बॉय एक गर्ल है, या एक गर्ल पहले गर्ल है फिर बॉय है, या फिर दोनों गर्ल है, ऐसा हो सकता है। ये पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है, जैसे हेड टेल की बनती है ना, या अगर 2 बार कॉइन उछालते हो तो आप क्या बनाते हो, हेड भी आ सकता है, हेड टेल भी आ सकता है, या पहले टेल फिर हेड आए फिर टेल आए। तो ऐसे ही इसके भी हम पॉसिबिलिटी बनाएंगे कि या तो दोनों बॉय हो सकते हैं, या पहले बॉय बाद में गर्ल, या पहले गर्ल फिर बाद में बॉय, फिर या दोनों गर्ल। अब क्वेश्चन में बोला है हैविंग एटलीस्ट 1 गर्ल, एक कम से कम एक गर्ल और उससे ज़्यादा भी हो, एटलीस्ट का मतलब उससे ज़्यादा भी हो, तो मतलब एक भी हो और एक से ज़्यादा भी हो। तो एक भी हो तो एक गर्ल कहाँ, ये यहाँ पे आई है, एक गर्ल यहाँ पे है, और एटलीस्ट बोला तो 2 भी हो सकती है, तो ये 2 वाला भी लोगे। तो कितने ऐसे ऑप्शन, 3, और टोटल कितने हैं 4। तो प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 की कितनी हो जाएगी, 1 गर्ल की 3/4। जो ऑप्शन है वो ऊपर और टोटल नीचे। ठीक है, अगर ये एटलीस्ट की जगह एटमोस्ट 1 गर्ल बोलते, एटमोस्ट 1 गर्ल, तो इसका मतलब होता एक हो या फिर कोई भी गर्ल ना हो। तो यानी एक गर्ल तो ये और कोई भी गर्ल ना हो, तब भी 3/4 ही आता। तो एटमोस्ट में एक या एक से कम, और एटलीस्ट में एक या एक से ज़्यादा। तो एक गर्ल या फिर 2 गर्ल, मैक्सिमम तो 2 ही हो सकती है। तो एक वाले तो ये है और 2 वाला ये है। तो एटलीस्ट में एक से ज़्यादा, एक भी लेना है और एक से ज़्यादा, और एटमोस्ट होगा तो एक और एक से कम। तो एक से कम का मतलब कोई भी गर्ल ना हो, तो तब तो ये वाला ऑप्शन भी आ जाएगा ना, ये और ये आ जाएगा, तब भी 3/4 ही आएगा। और अगर एग्जैक्ट 1 कर लो तो 2 है ना एग्जैक्ट 1 में, तो तब 2/4 आता। ठीक है,
आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। पैरेलल लाइन के लिए क्या कंडीशन लगानी है, a/3 इक्वल है 2/b बट नॉट इक्वल है 7/16। तो यहाँ से आप कंडीशन निकाल सकते हो। क्या होती है पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन, जो इसका x का a कोफिशिएंट है वो इस वाले x के कोफिशिएंट के अपॉन में रखो, x को x के अपॉन में रखना है, ये ध्यान रखना है। a इसका x का a कोफिशिएंट है, इसका x का 3 है, तो x को x के नीचे रखना है। ऐसी y वाला 2 है यहाँ पे, अगर प्लस है तो प्लस, नहीं माइनस होता तो माइनस लगाना है यहाँ पे, ठीक है। और अपॉन में b एंड तीसरा कांस्टेंट 7 और 16। ये ध्यान रखना कांस्टेंट आपकी या तो लेफ्ट हैंड साइड में ही होने चाहिए दोनों, या राइट हैंड साइड में ही होने चाहिए। अगर एक लेफ्ट में होगा और एक राइट में होगा तो पहले या तो दोनों को लेफ्ट में लाना या दोनों को राइट में ले जाना। तो ये पैरेलल लाइन में ये वाला इसके इक्वल होता है बट ये वाला इसके इक्वल नहीं होता, तो हमें इक्वल की साइड से रिलेशन निकालना है। अब ये इसके इक्वल है तो a क्रॉस कर दो, ए बी, ए को बी से मल्टीप्लाई और 3 2 जा 6, तो ए बी 6 वाली कंडीशन ठीक होगी। नॉट इक्वल वाला अगर दिया होता ऑप्शन तो नॉट इक्वल पे फिर 7b नॉट इक्वल टू 32 होता। अगर नॉट इक्वल वाली कंडीशन होती है ऑप्शन में तो 7b 16 2 जा 32 7b के नॉट इक्वल है ना, तब ये होती। बट आपको इक्वल वाली कंडीशन दी है तो आप इक्वल की साइड से रिलेशन निकालोगे, तो ए बी इक्वल टू 6 इसका आंसर है। तो पैरेलल लाइंस में समझ आ गया, पैरेलल लाइन बोले या फिर इनकंसिस्टेंट बोले तो आपको पहला x वाला रेशो तो बराबर करना है y वाले के, बट जो कांस्टेंट वाला है वो नॉट इक्वल होना चाहिए। ये होती है ना पैरेलल लाइन की कंडीशन, a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब होता है नो सोल्यूशन, ठीक है। और अगर यूनिक सोल्यूशन होता तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सोल्यूशन आता, यूनिक सोल्यूशन आता और लाइन इंटरसेक्टिंग होती है। और अगर सारे रेशो इक्वल होते हैं तो मैनी सोल्यूशन होते हैं और लाइन कैसी होती है, कोइंसिस्टेंट होती है, कंसिस्टेंट, ठीक है। और कंसिस्टेंट सोल्यूशन होता है और लाइन कोइंसिडेंट होती है। जीरोस निकालने आते ही होंगे आपको, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है और फिर उसके एक्स निकालने हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर कॉट स्क्वायर -1/sin² है तो कैसे करोगे, कॉट स्क्वायर थीटा -1/sin²थीटा। अब ये कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, कॉट क्या होता है कॉस अपॉन साइन थीटा, और यहाँ स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर लगाओ, कॉट का सिंपल फॉर्म कॉस बाय साइन होता है और ये 1/sin एज इट इज। अब एलसीएम ले लो, साइन स्क्वायर आ जाएगा दोनों में, साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर आ जाएगा। कॉस स्क्वायर जब नीचे सेम हो तो ऊपर भी एज इट इज आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब आपको पता है कॉस स्क्वायर -1 कुछ नहीं होता, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तो कॉस स्क्वायर -1 आया तो 1 अगर प्लस करना और ये माइनस करना है तो इसमें माइनस बाहर लेना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा अगर निकालना है तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर प्लस है यहाँ के माइनस, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, अगर मैं इसका साइन चेंज करूँ तो इसमें माइनस आ जाएगा यहाँ पे, तो कॉस स्क्वायर -1 उल्टा हो गया ना, तो माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, ऊपर 1 बचा यानी -1 इसका आंसर है, ठीक है। या फिर आप इसको सिंपल तरीके से भी कर सकते थे, ये कॉट स्क्वायर थीटा था और 1/sin स्क्वायर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब आपको ये आइडेंटिटी, जैसे ये वाली आइडेंटिटी होती है ऐसी कॉसेक और कॉट वाली भी होती है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 1, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर कितना होता है 1। बट आपका तो उल्टा है ना, कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर, तो जब उल्टा आ जाए तो ये 1 नहीं होगा, ये -1 होगा। ये ध्यान रखना, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर तो +1 होता है, बट जब कॉट स्क्वायर आ गया और कॉसेक स्क्वायर माइनस में बाद में आए तो फिर ये 1 नहीं होगा, फिर ये -1 होगा, ठीक है। तो ये फिर यानी आंसर -1 देगा। तो कई बार तो एक नंबर में यही क्वेश्चन आ जाएगा आपको, ऐसे दे देंगे 9 sec स्क्वायर थीटा -9 tan स्क्वायर थीटा, इसको फाइंड करने को बोलेंगे। तो 9 पहले कॉमन ले लेना, अंदर क्या बचा sec स्क्वायर -tan स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है sec स्क्वायर -tan स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो ये 1, तो 9 1 9। बट अगर मान लो पहले tan स्क्वायर होता 9 tan स्क्वायर थीटा -9 sec स्क्वायर थीटा, तब 9 कॉमन लेते, तब आप 9 कॉमन लेते तो पहले tan स्क्वायर थीटा आ जाता, फिर sec स्क्वायर थीटा आ जाता। अब ये 1 नहीं होता क्योंकि sec स्क्वायर -tan स्क्वायर 1 होता है, तो
टेन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो -1 होगा, तब आंसर -9 आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसको ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर 3 टर्म कॉन्जिक्यूटिवली एपी में आ रही है तो कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए इसको कैसे करना है। जब भी 3 टर्म बोले और एपी है तो एक्स कैसे निकालना है, या पी कैसे निकालना है, या के कैसे निकालना है। तो यहाँ पे आपको 3 टर्म्स दी है, एक एक्स दी है, एक 2x+9 दी है, और एक आपको 4x+3 दी है। अब ये मान लो A1 है, 3 है ना, A2 है और ये A3 है। क्वेश्चन 8 है ये। तो AP है तो AP में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है ना। तो सेकंड में से फर्स्ट को चाहे आप माइनस करो, चाहे आप थर्ड में से सेकंड को माइनस करो, दोनों बार तो डिफरेंस ही आ रहा है। या तो डिफरेंस यहाँ इस टर्म में से इसको माइनस करके निकाल लो, या फिर डिफरेंस इसमें से इसको माइनस करके निकाल लो। तो दोनों से डिफरेंस ही आ रहा है, यहाँ से भी डिफरेंस आ रहा है, यहाँ से भी। और AP में डिफरेंस बराबर होना चाहिए, तो ये बराबर कर दो, क्योंकि ये बोला ये AP है। तो जब भी बोले ये AP और K या P निकालने को बोले तो आपको क्या करना है, एक बार D यहाँ से निकाल के देखना है, एक बार D यहाँ से निकाल के देखना है, और फिर दोनों D को इक्वल करना है। तो X या P जो भी होता है वो निकल जाता है। तो पहले सेकंड क्या है, 2x+9, और माइनस क्या करना है, पहली वाली क्या है, x, इक्वल थर्ड क्या है, 4x+3, और माइनस क्या करना है, सेकंड वाला। अब सेकंड वाला ध्यान से देखो, ये माइनस है, तो ये सेकंड वाला पूरा ये है ना, तो इसको माइनस करने का मतलब इसके साइन बदलने पड़ेंगे। कई बच्चे ऐसे ही लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा, माइनस है ना बाहर, तो इनके साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो एक्स भी माइनस का हो जाएगा, 9 भी प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अब 4x में से 2x प्लस माइनस माइनस कर दो, जो बड़ा है उसका साइन लगा दो। पहले प्लस माइनस माइनस करो, साइन बढ़ेगा लगाओ। ऐसे यहाँ भी प्लस, नंबर से प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस करो, और फिर जो बड़ा है ये बड़ा है तो इसका साइन लगा दो। 2x और x प्लस और माइनस माइनस करो, 1x, साइन बढ़ेगा, बड़ा ये है तो प्लस का, और ये सिंगल नंबर तो एज इट इज़। अब x वाले एक तरफ कर दो, नंबर वाले एक तरफ कर दो। तो ये x प्लस का x है, इधर भेज देती हूँ, तो ये -x हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा था ना इसलिए मैंने इसको यहीं रखा। तो इसका साइन मत बदलना, इसको यहाँ ले गए हो तो इसको माइनस करो। अब इसको यहाँ ले गए हो तो इसको तो यहीं रखना पड़ेगा, इसका साइन मत बदलना, इसको यहाँ लाओ, तो ये माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा। 15, 2x - x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। तो ऐसे करके ये AP वाला क्वेश्चन करना होता है कि जब x या p निकालना हो तो पहले यहाँ से डिफरेंस निकालो, फिर इसमें से इसको माइनस करके निकालो, बाकी तो x के लिए सॉल्व करना आना चाहिए आपको। तो ऐसे करके आपको इसे सॉल्व करना है। एक ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में, सन का एल्टीट्यूड कई बार तो सन का एल्टीट्यूड निकालना होता है, और कई बार सन का एल्टीट्यूड दिया होगा आपको। तो यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला लेना है, ध्यान से देखिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि सन का एल्टीट्यूड निकालो, एक टावर है एक शेडो है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो टावर को तो आपको ऐसे वर्टिकली लगाना है, ये टावर है, ठीक है, और शेडो हमेशा हॉरिजॉन्टली लगानी होती है। ये क्या होती है, शेडो होती है। टावर वर्टिकली, शेडो हॉरिजॉन्टली। अब सन का एल्टीट्यूड बोला है, तो सन का एल्टीट्यूड का मतलब समझते हो कि यहाँ पे सन है अगर, तो उसका जो शेडो बन रही है वो कितने एंगल बना रही है। एल्टीट्यूड का मतलब एंगल से, यानी थीटा से है, तो थीटा यहाँ दिखाना होता है, ठीक है। ये यहाँ सन कहीं यहाँ पे होगा तो ये शेडो बना रहा होगा इस टावर की, तो ये कितने एंगल पे बना रहा है। एल्टीट्यूड का मतलब यहाँ पे एंगल से होता है, ठीक है। कई बार एल्टीट्यूड निकालना होता है तो थीटा निकालना होता है उस टाइम पे। तो यहाँ पे सिंपल सा, अगर मैं AB टावर को ले लूँ और BC शेडो को ले लूँ, तो आपको टावर की हाइट तो क्वेश्चन में दे रखी है, वैसे तो इसको h मान लिया करो, और इस वाली को शेडो को x मान लो। तो फॉर्मूला सिंपल सा आपको लगाना होता है, ध्यान रखना, h/x, क्योंकि आपको ट्राइंगल राइट एंगल ये वाला लेना है ना। तो आपने राइट एंगल ये ले लिया है, और यहाँ एंगल यहाँ पे है तो ये बेस होगा। जहाँ भी एंगल होता है ना जिस लाइन पे, वो बेस होती है। एंगल जहाँ भी होगा वो बेस होगा। अगर मान लो एंगल यहाँ की जगह यहाँ होता, ये 90 है, तो एंगल यहाँ है ना, तो बेस फिर ये वाला होता, ये ध्यान रखा करो। अभी एंगल यहाँ है तो इस लाइन पे बेस है, ये लाइन परपेंडिकुलर है, और जो 90 के अपोजिट है वो हाइपोटेन्यूज है। 90 के हमेशा अपोजिट वाली तो हाइपोटेन्यूज है, वो फिक्स है, उसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, बेस और परपेंडिकुलर अलग हो जाती है। परपेंडिकुलर है, बेस कौन सा होगा, जिसके साथ एंगल थीटा होगा, यानी ये वाला बेस होगा। अगर यहाँ होता एंगल तो बेस ये होता, फिर ये परपेंडिकुलर होता और 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता। तो हमने क्या लिया है, हम ये हमेशा टावर और शेडो वाले क्वेश्चन में क्या लेंगे, ये अपॉन ये। तो हमने क्या लिया है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपको याद रखना है, tan थीटा होता है, या
ठीक है, ये तो आपको याद होना चाहिए, पी बी पी एच एच बी, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है। जिसकी ट्रिग्नोमेट्री बहुत वीक है तो उसको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी, क्योंकि कल एग्जाम है आपका, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का समझ सकते हो। ठीक है, तो साइन कॉस टेन, तो यहाँ पे साइन पी बाई एच लेना होता है, कॉस बी बाई एच लेना होता है, टेन पी बाई बी लेना होता है। तो पी बाई बी क्या होता है, टेन। और अगर साइन का उल्टा बोले तो कॉस सेक होता है एच बाई पी, और कॉस का उल्टा सेक होता है एच बाई बी, और टेन का उल्टा कॉट थीटा होता है बी बाई पी। उल्टा करना है, ठीक है। तो अभी पी बाई बी आया तो टेन थीटा। ठीक है, तो जब भी आपका टावर शेडो का क्वेश्चन आएगा इसको आप याद कर लेना, हाइट ऑफ शेडो ऊपर लो, शेडो हाइट ऑफ टावर ऊपर लेना, शेडो नीचे लेना, और तो ये रेशो जो बनेगा, क्योंकि एंगल यहाँ है तो ये पी बाई बी बनेगा, टेन थीटा बनेगा। तो एच तो आपको दे रखा है क्वेश्चन में 20, शेडो नहीं पता, और टेन थीटा एलिवेशन कई बार क्वेश्चन में निकालना होगा और कई बार दिया होगा। तो यहाँ एल्टीट्यूड जो है 60 डिग्री है, सन का एल्टीट्यूड या एलिवेशन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो जब भी सन का एलिवेशन निकालना हो यानी एंगल निकालना होता है उस टाइम पे। तो टेन थीटा की, अभी तो थीटा दे रखा है आपको, कितना दिया हुआ है, एंगल कितना बना रहा है, सन 60 डिग्री का। अब टेन 60 को टेबल से आप याद करके जाना, टेन 60 की वैल्यू √3 होती है, 20/x √3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो x को √3 से, और 20 को 1 से, 20 क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले ये फिर ये यहाँ लिख दिया, और फिर ये मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। x निकालना है तो ये √3 मल्टीप्लाई या डिवाइड में आ जाएगा, और जब भी रूट डिवाइड में आएगा रेशनलाइज करना चाहिए। तो ये √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 20 √3 तो एज इट इज़ रहेगा, और √3 सेम √3 है तो रूट से बाहर आ जाएगा, ये आपका x आ जाएगा। आपको निकालना क्या है क्वेश्चन में, आपको शेडो निकालना है। तो ये 20/√3 ये आ गया था ना हमारा, 20/√3। रेशनलाइज करने की ज़रूरत नहीं थी हमें, 20/√3 ही हमारा आंसर था। कई बार हमें रेशनलाइज भी करना पड़ सकता है, बट यहाँ पे आंसर ऑप्शन में ये वाला है तो यही आंसर होगा, रेशनलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो यहाँ से हमें क्या समझ आया, जब भी सन और एल्टीट्यूड वाला क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या लेना है, शेडो टावर की हाइट को ऊपर, शेडो को नीचे, और साथ में टेन थीटा लेना है। अगर मान लो ये h/x और एंगल बोलते हैं 45, 1045, तो हमेशा याद रखना 1045 1 होता है। तो अगर एंगल 45 है तो हाइट और शेडो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि हाइट और शेडो बराबर है, तो बताओ एलिवेशन कितना है, तो 45 डिग्री का एलिवेशन होता है, एक नंबर में आता है कई बार। तो जब भी परपेंडिकुलर बेस इक्वल हो, यानी कि परपेंडिकुलर बेस इक्वल हो तो एंगल हमेशा 45 होगा, या एंगल 45 होगा तो बेस और परपेंडिकुलर इक्वल होंगे, ये आपको याद रखना है। क्यों तो वीडियो को अच्छी तरह से वीडियो को अच्छी तरह से करना, करके देखना। जितने भी क्वेश्चन मैंने वीडियो में कराए हैं एंड प्लेलिस्ट में कराए हैं उनको भी अच्छी तरह से कीजिए। इसका पूरा पार्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में देख लेना, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व मिल जाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, एंड कल इस चैनल में आपको इसका सोल्यूशन मिलेगा, क्वेश्चन पेपर का, कंपार्टमेंट का। तो आप चैनल में देख सकते हैं उसके सोल्यूशन को, अपने क्वेश्चन पेपर के। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, एंड प्लेलिस्ट को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम ज़रूर करके जाना, इंपॉर्टेंट होती है, मैंने करा रखी है तो प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक कर लेना। बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम, एक ये वाटर टैप वाला क्वेश्चन भी करा रखा है, इसे भी करना अच्छे तरीके से। इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, इससे प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने इक्वेशन को ग्राफ में कैसे सॉल्व किया जाता है करना सिखाया है। सेक्टर्स के फॉर्मूले याद करके जाना, πr² θ, एक बार फॉर्मूले में डिस्कस कर लेती हूँ सारे, फिर आप देख लेना।
तो एक तो सेक्टर का फॉर्मूला लगाने को आता है पेपर में, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, ये याद रखना। कई बार तो क्वेश्चन में ऐसे बोलेंगे कि ये वाला सेक्टर निकालो, तब तो आप थीटा जितना दिया होगा 60 है तो 60 ही रखना। बट कई बार बोलेंगे ये वाला अनशेडेड वाला निकालो, शेडेड क्या पता ऊपर हो। तो जब मेरे को बड़ा वाला सेक्टर निकालना होगा यानी मेजर सेक्टर निकालना होगा, तो फिर मेजर सेक्टर का एरिया आप पाई आर स्क्वायर, थीटा को थीटा मत रखना, रिफ्लेक्स थीटा रखना, ये ध्यान रखना। अगर आपको ऊपर वाला सर्कल सेक्टर निकालना है ना ये वाला, तो आपको थीटा को चेंज करना पड़ेगा। थीटा मान लो 60 था, तो अब 300 माइनस 60 यानी 360 में से 60 को माइनस करके 300 रखना पड़ेगा। यानी कि अगर ये एंगल 60 है तो इसका जो यहाँ वाला एंगल है वो 360 में से 60 को माइनस करके आएगा। तो यहाँ पे मेजर सेक्टर निकालते वक्त थीटा रिफ्लेक्स वाला लेना होता है, ये याद रखना। सेम ऐसे ही सेक्टर का पेरीमीटर भी आता है कई बार पेपर में, ये वाले क्वेश्चन मैंने बहुत सारे कराए हुए हैं, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर में, देखो ये सेक्टर ये होता है ना, तो इसके अंदर एक रेडियस और एक लेंथ ऑफ आर्क होती है। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर 2r + l होता है, ये आपको याद रखना है। अब पेरीमीटर ऑफ सेक्टर में रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क तो सबको निकालनी आती है ना, 2 पाई आर थीटा बाई 360। यहाँ भी ध्यान रखने वाली बात है, अगर छोटा सेक्टर हुआ तो थीटा आप 60 लेना, बट अगर सेक्टर आपको ये वाला ऐसे वाला इस वाले सेक्टर का पेरीमीटर निकालना हुआ, तो यहाँ पे एल फिर आपको कौन सी वाली लेनी है, एल डैश वाली, यानी थीटा वहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर में ये फॉर्मूला आपको रखना है समझ के। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि एल क्या हो, यहाँ से एल भी निकाल सकते हो आप, पेरीमीटर माइनस 2r, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आपको पेरीमीटर देंगे और एल निकालने को कहेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है इसमें आपको लेंथ ऑफ आर्क, पेरीमीटर और एरिया और रेडियस, इन चारों में से कोई भी एक चीज़ मिसिंग हो सकती है। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है पेरीमीटर और एरिया के बीच में। पेरीमीटर होता है 2 पाई आर थीटा बाई 360, है ना, और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। तो इसमें क्या रिलेशन है दोनों में, अगर मैं एरिया में क्या करूं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, ठीक है, तो क्या होगा 2 पाई आर, एक आर को अलग कर लो यहाँ पे, और ये आर 2 है ना, तो एक आर को मैंने एक्स्ट्रा कर दिया, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, और अपॉन में यहाँ ये वाला 2 एक्स्ट्रा यहाँ, यानी कि इस आर को तो 2 आर में ब्रेक कर दिया, एक आर यहाँ एक आर यहाँ, और थीटा को हमने यही रहने दिया, और ये जो 2 है ये तो यूज़ हो गया, बट ये 2 तो अलग से लिख दिया। ये किसका फॉर्मूला है, एल का। तो एरिया एल और आर में एक रिलेशन होता है, ये याद करना, एक नंबर में कई बार पेपर में आता है। एरिया होता है LR/2। एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क R/2 के बराबर होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं एल आपको दिया जाए, तो एल आप इस क्या पता पेरीमीटर दिया हो, तो एल आप पेरीमीटर वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं। एल का फॉर्मूला पेरीमीटर के अकॉर्डिंग P-2R होता है, फिर एरिया का एल के साथ ये वाला फॉर्मूला होता है। बट अगर क्वेश्चन में एरिया, पेरीमीटर और आर दिया हो, तो फिर आप पहले तो ये फॉर्मूला लो, एरिया LR/2, फिर एरिया एल की जगह क्या लिख देना, P-2R, फिर R/2। तो ये वाले फॉर्मूले MCQ वाले क्वेश्चन में लगेंगे, आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ फॉर्मूलेज और डिस्कस कर लेती हूँ। तो ये आपके फॉर्मूले एरिया, सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क और पेरीमीटर से रिलेटेड है। ये 3-4 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आपको सेगमेंट के फॉर्मूले याद रखना है। सेगमेंट का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर दो ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल।
अब ट्राइंगल आपका क्या पता, राइट एंगल हो, एंगल अगर 90 डिग्री तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ले लो, सेक्टर का एरिया तो आता ही होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। बट कई बार ट्राइंगल आपका ना कैसा होता है, यहाँ से 60 डिग्री होता है और ये 60 डिग्री होता है, और कॉर्ड ये बोलेंगे कि जितनी रेडियस है उतनी कॉर्ड है, तो रेडियस मान लो 10 और कॉर्ड भी 10 है, तो 10 10 ये भी 10 ही हो जाएगी रेडियस, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये सारा 60 60 का एंगल बन जाएगा, क्योंकि अगर रेडियस 10 है और कॉर्ड भी 10 है तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। तब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल में √3/4 लेना है, ठीक है। ए का मतलब रेडियस लेनी होगी इस केस में, साइड तो रेडियस की बराबर हो जाएगी ना, और ये तो यही लेना है। तो सेगमेंट में ये फॉर्मूले याद रखना, या तो सेक्टर का फॉर्मूले में से राइट एंगल ट्राइंगल माइनस करो, अगर एंगल आपको थीटा यहाँ पे अंदर 90 दिया, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब 90 डिग्री, क्वाड्रेंट क्या होता है, जब क्वाड्रेंट बोले तो थीटा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो थीटा अगर 90 डिग्री दिया है तब तो आप ये वाला फॉर्मूला लेना सेगमेंट के लिए। अगर थीटा 60 दिया है अंदर वाला और ये कॉर्ड तीनों इक्वल है तो यानी ये इक्विलेटर है, तब ये वाला फॉर्मूला लेना। और अगर कुछ भी नहीं दिया, थीटा आपको बहुत अलग सा दे दिया 45 का या कुछ और, तो फिर आप सिंपल सा फॉर्मूला लेना, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, सेक्टर तो ऐसे ही रखना, यहाँ पे हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। किसी भी ट्राइंगल का एरिया इस फॉर्मूले से निकल जाता है, थीटा जितना भी दिया होगा वो आप यहाँ रख देना, ठीक है। तो इस तरीके से सेगमेंट के 3-4 फॉर्मूले याद रख लेना। इसके बाद एपी में आपको 2-3 फॉर्मूले याद रखने। एक तो आपको टर्म का फॉर्मूला याद रखना है a+n-1d। एक आपको सम के 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, एक तो एक आपको सम का फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले होते हैं सम के, n/2 2a + n-1d, और एक सम का फॉर्मूला होता है n/2 a + an, ठीक है। कई बार ये लगता है, कई बार ये लगता है, तो ध्यान रखना कौन सा फॉर्मूला कब लगना है। और एक एपी में ऐसा क्वेश्चन आता है, an आपको 2 - 3n दे देंगे ऐसा कुछ, और तुमको बोलेंगे s10 निकालो या a10 निकालो, तब कैसे करोगे, तो n की जगह ना आप पहले n की जगह 1 रखा करो, ठीक है। जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 रखो, इसको सॉल्व कर लो, पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस, 3 × 3 प्लस माइनस माइनस a1 आ जाएगा। फिर ऐसी इसी में n की जगह 2 रख लो, 2 एज इट इज, -3 n की जगह 2 रख लो, तो 2 - 3 2 या 6, प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा, तो सेकंड टर्म भी आ जाएगी। जब सेकंड और फर्स्ट दोनों आ जाए उनको माइनस करके d निकाल लो, -4 में से -1 -4, फिर माइनस फॉर्मूले का, और यहाँ भी एक माइनस है तो ये अलग से लगेगा। अब ये -4 माइनस माइनस प्लस +1, और माइनस प्लस क्या करते हैं, माइनस साइन बढ़ेगा, तो ये -3 आ गया डिफरेंस, तो डिफरेंस भी आ गया -3। अब आपको a भी पता है, d भी पता है, और आपको a10 का फॉर्मूला ले लेना है। a10 का फॉर्मूला कैसे होता है, a10 है तो a + 9d, अगर a20 होता है तो क्या होता है, a + 19d, a और d की वैल्यू यहाँ रख देना तो निकल जाएगा। ऐसी s10 है तो इसमें रख देना। तो ऐसे करके आपको एपी के जब ऐसा क्वेश्चन आए तो n की जगह पहले 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखना की ज़रूरत नहीं है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो तो d निकाल लो। तो इस तरीके से आपको एपी के क्वेश्चंस करने हैं। आई होप ये फॉर्मूले आप रिवाइज करेंगे, एंड प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस को रिवाइज कर लीजिए, अच्छा एग्ज़ाम जाए आपका, प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छी तरीके से, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितने क्वेश्चंस में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं जो बहुत बार आते हैं पेपर में, और पूरा सोल्यूशन चाहिए आपको वीडियो का, तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, सारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व है, तो ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।